बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 14 के जो न्यूमेरिकल हैं ये स्टार्ट किए हुए हैं। यूनिट नंबर 14 के अंदर डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ 5 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमने जो 6 वाला न्यूमेरिकल है इसको मैंने आपके साथ स्टार्ट करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि आपने मेरा जो चैनल है एम डॉट अशरफ मैथ ऑफिशियल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले वक्त में आपके साथ जितने भी पेपर्स हैं और न्यूमेरिकल हैं वो आपके साथ डिस्कस में करता रहूं। तो इसमें हमारे पास जो 14.6 जो न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास टू रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं। आपके पास इस 6 किलो मेगा की है और दूसरी रेजिस्टेंस है 12 किलो मेगा की है जो कनेक्ट की हुई है पैरेलल सर्किट के अंदर, और एक 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो भी कनेक्टेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और उसके बाद करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, और तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पार्ट हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है इसको हमने डिस्कस करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, पैरेलल सीरीज का जो होता है कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस होती हैं उनको हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना होता है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे अप टू सोन ये चलती जाती है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि गिवन के अंदर हमारे पास R1 रेजिस्टेंस जो है 6 किलो मेगा है। किलो को जब हमने ख़त्म करना है तो 10 की पावर 3 लिखेंगे, और इसी तरह दूसरी जो रेजिस्टेंस है R2 ये 12 किलो ओमेगा है। जब इस किलो को भी ख़त्म करेंगे तो 10 की पावर 3 ओमेगा हम लिखेंगे इसको। पोटेंशियल जो है V हमारे पास वो 6 वोल्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, मसावी रेजिस्टेंस या इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो 1/RE हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस हमारे पास 1/R2 आपके पास आ जाएगा। 1/R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ये हमारे पास दी हुई है 6 जो है ये दी हुई है, और R2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी दी हुई है 12 किलो ओमेगा दी हुई है। तो आप जब इसको हम पुट करेंगे तो इसका 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 12 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, 2 प्लस 1 तो ये आपके पास 3/12 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 1 3 3 4 12 हो जाएगा। 1/RE हमारे पास हो जाएगा 1/4। तो RE की जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी 4 किलो ओमेगा हमारे पास आ जाएगी। अब इस किलो को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 वैसे का वैसे ही, किलो को ख़त्म करने के लिए 10 की पावर हम 3 ओमेगा हम इसको लिखेंगे। आगे जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इसमें हमने करंट को फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो हमने करंट को जो है वो फाइंड आउट करना है। करंट में फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये ओहम का लॉ है। ओहम लॉ हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये इसका जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हमारे पास इसमें वोल्टेज है पैरेलल सर्किट के अंदर तो इसको लिखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 और R2 दी हुई है, दोनों का करंट हमने फाइंड आउट करना है। तो एक का नाम I1 रख देना है, दूसरे करंट का नाम हमने I2 रख देना है। तो I1 की वैल्यू जो आ जाएगी V वैसे का वैसे, और R1 को नीचे हम डिवाइड करेंगे। ये V की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट है, R1 की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। 6 के साथ काट जाएगा, 1/10 की पावर 3 रह जाएगा। इस 10 की पावर 3 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा
तो ये 10⁻³ आ जाएगा। तो 10⁻³ को हम लिखेंगे मिली, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर आपके पास। इसी तरह इसका जो दूसरा है V इज इक्वल टू आई आर, I2 लिखेंगे। I2 की वैल्यू इधर V/R2, V की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। तो इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। 6 को जब 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसको डियर स्टूडेंट मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो 10⁻³ जो होता है इसको हम मिली लिखेंगे। तो I2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 0.5 मिली एम्पियर आपके पास आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स इसका जो है वोल्ट करंट जो है R1 के लिए और R2 दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए मैंने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास सी पार्ट है वो क्योंकि पैरेलल तरीके से बैटरी को जोड़ा गया है, तो इसमें जो रेजिस्टेंसेस होती हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होगा। बैटरी का वोल्टेज क्वेश्चन के अंदर 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 6 वोल्ट के बराबर ही होगा। इसका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इलेक्ट्रिक जो है वो दोनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाई गई बैटरी 6 वोल्ट के बराबर होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट के बराबर आएगा। अब ये वाला 14.7 है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 वोल्ट। पावर जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है, और ये वाट पावर जो है वो 100 वाट दी हुई है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो आपने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है बल्ब की को। इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, अगर बल्ब जो है वो 5 घंटे रोजाना चलता है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो आपने एनर्जी को फाइंड आउट करना है किलोवाट आवर्स के अंदर जो हमारे पास है इन 1 मंथ, एक मंथ में जो है वो आपने क्या करना है एनर्जी को भी फाइंड आउट करना है। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो जो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं पहले हम उसको करते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास ये वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट आपके पास है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। उसके बाद जो है पावर ये 100 वाट जो है ये पावर आपके पास दी हुई है वाट के अंदर। बल्ब का रोजाना जो इस्तेमाल होता है वो कितने घंटे बल्ब यूज होता है 5 आवर्स। और बल्ब जितने दिन इस्तेमाल होता है, बल्ब जितने दिन इस्तेमाल होता है, डेज जो हमारे पास वो 30 डेज जो है वो आपके पास इस्तेमाल होता है। क्योंकि इधर खुद इन्होंने बना दिया कि 1 मंथ जो इस्तेमाल होता है, 1 मंथ में कितने दिन हमारे पास 30 डेज है। तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है आर को, बल्ब के जरिए खर्च होने वाली एनर्जी ई को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास पी का फार्मूला होता है वो I²R होता है, लेकिन इसमें आई की जो वैल्यू है ये हमारे पास ऊपर कहीं भी अभी करंट नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ओहम लॉ के कानून का सहारा लेते हैं। ओहम लॉ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले भी सारे न्यूमेरिकलों में इसकी फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी हमारे पास ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर को हम इसको लेते हैं। आई की वैल्यू मैंने निकाली है V, और ये आर को नीचे डिवाइड कर दिया है। अब ये जो आई की वैल्यू आई है इसको मैंने इधर पुट करना है, तो V/R हो जाएगा। आई की जगह पे मैंने लिखा और ये आर वैसे का वैसे, ये V² हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास R² की वैल्यू आ जाएगी। ये आर एक आर से कैंसिल होकर V²/R आ जाएगा। किसका फार्मूला आएगा P का, V²/R आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से हमने क्या करना है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस निकालनी है तो इधर से हमने आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। आर क्या आ जाएगा, आर को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पी को मैं नीचे ले आया हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है कि वी की जगह पे स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू पुट करनी है। कितनी वैल्यू है इसकी 220 वोल्ट आपके पास आ जाएगी। पी हमारे पास कितना है 100 दिया हुआ है। 220 का हमने स्क्वायर लिया 48400,
डिवाइडेड बाय 100, 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 484 हमारे पास ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओहम आ जाएगा। तो ये था जो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना था, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला है। आगे है एनर्जी जो है इसको हमने किलोवाट आवर्स में फाइंड आउट करना है। तो खर्च करने वाली एनर्जी किलोवाट आवर्स में, एनर्जी किलोवाट आवर में इसका जो फार्मूला होता है वाट मल्टीप्लाई बाय वक्त लेना है आवर्स के अंदर या घंटों में, डिवाइडेड बाय आपके पास 1000 है। वाट कितना दिया हुआ है 100, वक्त घंटों में कितना दिया हुआ है हमारे पास टी, तो इसका ये डेज भी दिए हुए 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये सिफर के साथ कैंसिल, 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रह जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। या आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150, ये 30 के साथ कैंसिल, 15 किलोवाट आवर्स हमारे पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी एनर्जी, यानी कि ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगी, जो किलोवाट आवर्स के अंदर जो है वैल्यू ये हमारे पास इसकी आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसको ही हमने फाइंड आउट करना था किलोवाट आवर्स के अंदर, तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई की वो आपके पास 15 किलोवाट आवर्स आ जाएगी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 14.7 वाला न्यूमेरिकल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 14.8 वाला न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं। एन incandescent बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस। इनकैंडिसेंट बल्ब का मतलब होता है कि चमकता हुआ, यानी कि इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं चमकते हुए बल्ब को हमने कहना है बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ, उसकी रेजिस्टेंस है 95 मेगा ओहम, इज लेबल्ड 150 वाट। इज दिस बल्ब डिजाइंड फॉर यूज इन 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट। तो आपने ये जो बल्ब है जो इसकी जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास 95 है और उसकी पावर 150 है, उन्होंने पूछा हुआ है ये 120 वोल्ट के सर्किट में होगा या 220 वोल्ट के सर्किट में होगा। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस दी हुई है और इसकी पावर दी हुई है 150। तो वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू पावर का जो फार्मूला था आई स्क्वेयर बटा आर, आई स्क्वेयर को मैंने इधर ही रहने दिया है और आर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो P की वैल्यू है वो 150 है, उसको मैंने पुट किया है, और जो आपके पास है R की वैल्यू 95 है, इसको मैंने पुट किया। जब 150 को 95 के ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5789। अब हमने I चाहिए, तो I का हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने बेसिकली स्क्वायर रूट लेना होता है। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होकर आई की वैल्यू आ जाएगी 1.2565 एम्पेयर। तो वोल्टेज बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। तो ओहम लॉ जो होता है इसको हमने क्या करना होता है, ओहम लॉ के मुताबिक ओहम का कानून जो है इसको हम देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू हमने निकाल ली है 1.2565 और R की वैल्यू ये हमारे पास 95 गिवन है। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 120। तो अब आपने क्या करना है कि जो 150 वोल्ट पावर का जो बल्ब है वो किस सर्किट के लिए है, 120 जो आएगा सर्किट के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। अगर इसका आंसर 220 आता तो फिर हम इस सर्किट के लिए इसको डिजाइन करना था, लेकिन 150 वोल्ट का वाट का जो बल्ब है इसको हमने 120 सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 14.9 है, ए हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, एक घर के अंदर
जो जो चीज़ें लगाई गई हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें वो आपने क्या करना है कि 10 बल्ब ऑफ द 60 वाट के 10 बल्ब हैं आपके पास 60 वाट के, ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली, यानी कि 10 बल्ब हैं ये घर के अंदर जो 60 वाट के हैं, रोजाना 5 घंटे इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ जो इसका बी पार्ट है, 4 फैन है 75 वाट के जो रोजाना 10 घंटे यानी कि चलते हैं। सी पार्ट के अंदर क्या है, एक टेलीविजन है या टीवी है 100 वाट का जो रोजाना 5 घंटे चलता है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है इस्त्री जो कि 1000 वाट की है, रोजाना 2 घंटे चलती है। तो आपने क्या करना है कि इसका अगर एक यूनिट की कॉस्ट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट जो है उसकी कॉस्ट 4 हो, तो फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वो आपने उसका मंथली जो है वो एक्सपेंडिचर जो है खर्चा वो आपने फाइंड आउट करना है कि ये वाली चीज़ें एक घर के अंदर डेली जो हम इस्तेमाल करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं कितने कितने घंटे, तो आपने टोटल जो इसका वो है खर्चा जो बताना है कि इसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो बिल का फार्मूला हमारे पास होता है वाट मल्टीप्लाई बाय आवर मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू 1000। ए पार्ट के अंदर क्या है कि आपके पास 60 जो वाट के 10 बल्ब है और 5 घंटे रोजाना चलते हैं, तो कुल वक्त इनका कितना आएगा। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका जो आएगा कुल जो आपके पास टाइम है कि ये 60 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। तो इनटू क्या करेंगे आवर्स को 5 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 1000। ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल और तीसरी जीरो ये रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 वो आपके पास 12 आ जाएगा, क्योंकि रेट को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो कुल वक्त है आपके पास वो 360 जो है वो ए पार्ट का जो है वो टोटल इतने रुपए इनका जो है वो खर्चा आएगा। ये आपके पास था पार्ट नंबर इसका फर्स्ट वाला। इसी तरह इसका हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें जो टोटल बिल हमारे पास आएगा वो कितना, बिल का जो फार्मूला था वो मैंने आपके साथ पहले भी बता दिया है कि ये बिल का फार्मूला है कि बिल वाट मल्टीप्लाई बाय आवर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू रेट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आंसर आया है हमारे पास वो 360 जो बिल इसका आया है। अब आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास है क्या, 4 पंखे जो 75 वाट के हैं वो रोजाना 10 घंटे चलते हैं। पहले क्या लिखना है, वाट कितने पंखे हैं 4, कितने घंटे चलते हैं, टोटल 75 वाट के हैं टोटल ये, और पंखों की तादाद कितनी है 4। और अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, आवर्स कितने घंटे रोजाना चलते हैं 10, क्योंकि हमने मंथली इसका निकालना है एक्सपेंडिचर। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 मैंने इसी वजह से किया है। और आगे रेट कितना दिया हुआ है फी यूनिट का वो 4 है आपके पास। तो 1000 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा 2020 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका भी टोटल जो बिल आएगा वो 360 रुपए आएगा। इसी तरह 100 वाट का जो टीवी है 5 घंटे रोजाना चलता है, तो इसमें क्या करना है, बिल निकालने का 100, क्योंकि वाट कितने हमारे पास ये वाला वाट का कितना है 100 वाट का है, कितने घंटे रोजाना चलता है 5 घंटे। 30 क्यों आया है, क्योंकि हमने बेसिकली मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, तो इसी वजह से 30 हर एक के साथ आ रहा है कि जितने घंटे दिए हुए हैं हमने उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इधर हमारे पास कितने घंटे दिए हुए 5, 5 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया है। इधर कितने घंटे थे 10, 10 को मल्टीप्लाई 30 के साथ। इधर कितने घंटे दिए हुए 5, 5 को मल्टीप्लाई 30 के साथ डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास जो यूनिट का रेट है। तब बिल आ जाएगा इसका भी टोटल 60, क्योंकि 3 जीरो के साथ 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 को मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करेंगे तो वो 60 आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो डी पार्ट है
इसमें हमारे पास क्या है कि 1000 वाट की इलेक्ट्रिक इस्त्री रोजाना 2 घंटे चलती है। तो आपने इसमें कितने, पहले सबसे पहले बिल का जो फार्मूला है वाट है, कितने वाट, 1000 वाट। उसके बाद आवर्स है, कितने आवर्स चलती है, 2 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 30, क्यों, क्योंकि मंथली है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1000 है, रेट हमारे पास यूनिट का 4 दिया हुआ है। अब जब इसको करेंगे, ये भी 1000 इसके साथ कैंसिल होके, तो ये आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 240 आ जाएगा। अब टोटल जो बिल आएगा, कुल बिल या टोटल बिल हमारे पास ये था 360, ए पार्ट का है, फिर आगे बी पार्ट का भी 360 है, 360 प्लस 360, उसके बाद आगे 60 आ जाएगा सी पार्ट का, और डी पार्ट का हमारे पास 240 आ जाएगा। तो कुल जो बिल आएगा हमारे पास वो 1000। इनको जब हम वैल्यू को ऐड अप करेंगे तो टोटल जो आंसर हमारे पास आएगा वो 1020 जो रुपए है, वो आपके पास मंथली जो इतनी चीजों का बिल है ये हमारे पास आएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर है, कि हमारे पास जो है 9 वाला न्यूमेरिकल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.10 है उसको हम देखते हैं कि 100 वाट लैंप बल्ब एंड 4 किलोवाट वाटर हीटर है। ये हमारे पास 100 वाट का लैंप बल्ब है, और जो वाटर हीटर है 4 किलोवाट का है। उसके साथ जो सप्लाई है हमारे पास कनेक्टेड है, 250 वोल्ट की सप्लाई है। कैलकुलेट द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपके पास जो बल्ब के अंदर कितना करंट जा रहा है और हीटर के अंदर कितना जा रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच अप्लायंस व्हेन यूज, और आपने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। पावर, बल्ब की कितनी पावर दी हुई हमारे पास, उसको हमने P1 से ज़ाहिर करना है। 100 आपके पास वाट है, और जो पानी का हीटर है इसकी हमारे पास कितनी दी हुई है, इसकी हमारे पास दी हुई है पावर 4 किलो वाट है। किलो को हम 10 की पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो 250 वोल्ट आपके पास दिया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। करंट किसमें, बल्ब का करंट और पानी के हीटर का करंट, हीटर का और बल्ब का। तो बल्ब में बहने वाला जो करंट होगा P इक्वल टू I1V, हमारे पास इसका पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू I1V। तो I1 का वैसे का वैसे मैंने लिखा है P1, और इसके डिवाइड बाय ये V नीचे आ जाएगा। P1 की वैल्यू हमारे पास 100 है, V की वैल्यू 250 है हमारे पास। तो जब आपने 100 को 250 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.4, और आपके पास एम्पेयर के अंदर ये आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास जो बल्ब में जितना करंट बह रहा है उसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेम एज इट जब आपने करना है कि हीटर में जो बहने वाला करंट है वो कितना है, P2 इज इक्वल टू I2V। I2 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, V को नीचे ला के डिवाइड करेंगे। P2 का हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है P2 की वैल्यू। हीटर में बहने वाला जो करंट है इसकी पावर जो है ये दी हुई है, और वोल्ट 250 वोल्ट है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 के साथ 3 जीरो लगानी है, तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको 250 के ऊपर, तो ये I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 एम्पेयर हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास I1 का, यानी कि आपके पास बल्ब में बहने वाला करंट, और I2 हमारे पास क्या है, हीटर में बहने वाला जो करंट है, इसमें ये आ जाएगा। अब ये इसमें डियर स्टूडेंट जो बी पार्ट है हमारे पास, उसको जब हम देखेंगे कि बल्ब की जो रेजिस्टेंस है ओहम के लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला बल्ब को हमने इसी वजह से इसको I1 और R1 का नाम दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, R1 की वैल्यू निकालेंगे,
V ऊपर आ जाएगा और I1 इसके नीचे आ जाएगा। V की वैल्यू हमारे पास 250 दी हुई है, ये पोटेंशियल हमारे पास गिवन है। उसके बाद आगे I1 की जो वैल्यू है ये 0.4 दी हुई है। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 0.4, तो इसका जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 625 ओमेगा आएगा। इसी तरह ओहम आएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की रेजिस्टेंस जब फाइंड करेंगे फार्मूला वही है, V इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि ये सेकंड वाला है हमारे पास, इसी वजह से इसको हम जब देखेंगे तो R2 की वैल्यू को जब निकालेंगे तो I2 नीचे आ जाएगा। V की वैल्यू 250 है हमारे पास, वो दी हुई है 250 डिवाइडेड बाय 16। जब 250 को 16 को पर डिवाइड करेंगे तो 15.62 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक जो डियर स्टूडेंट्स आपने काम करना है कि जो भी आंसर आएगा इसको आपने बॉक्स के अंदर मार्कर के साथ आपने बॉक्स में इसको क्लोज कर देना है, ताकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको आपका जो आंसर है ये वाज़ह तौर पे नज़र आ जाए कि इसने आंसर ये वाला निकाला हुआ है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 14.10 वाला। अब इसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको भी मैं आपके साथ जो है अभी डिस्कस करता हूँ, 14.11 वाला। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका है 14.11 वाला जो न्यूमेरिकल है, रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस, एक रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 5.6 ओहम दी हुई है, कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। और उस रजिस्टर को जो वो बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है 3 वोल्ट की बैटरी के बाई मीन्स ऑफ द वायर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ए करंट, और उसमें जो करंट की वैल्यू है पासिस थ्रू द रजिस्टर वो 0.5 है। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। तो रजिस्टर्स की पावर को फाइंड आउट करना है। बी पार्ट के अंदर हमने बैटरी की पावर को फाइंड आउट करना है। सी पार्ट के अंदर हमें रीजन बतानी है कि इन दोनों क्वांटिटी की डिफरेंस की वजह क्या है। अब इसमें क्या है, रजिस्टर जो है, रजिस्टर हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस है कितनी दी हुई है, रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 5.6 ओहम दी हुई है। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वो 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट की बैटरी दी हुई है हमारे पास, ये वाला इधर 3 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। रजिस्टर दिया हुआ है हमारे पास 5.6 ओहम दिया हुआ है। करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.5 है। अब आपने ए पार्ट के अंदर क्या करना है कि रजिस्टर की जो पावर है उसको हमने फाइंड आउट करना है, और बी पार्ट के अंदर बैटरी की पावर को फाइंड आउट करना है। अब ए पार्ट के लिए जो पावर का हमारे पास फार्मूला होता है वो आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर है। आई स्क्वेयर कितना है हमारे पास, करंट की वैल्यू जो दी हुई है ये हमारे पास 0.5 एम्पेयर दी हुई है, और आर की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास 5.6 है। अब इसका 0.5 का स्क्वेयर लेके इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास डियर स्टूडेंट 1.4 आ जाएगा वाट के अंदर। इसी तरह जो बी पार्ट के अंदर बैटरी की पावर को हमने फाइंड आउट करना है, तो B2 आ जाएगा I मल्टीप्लाई बाय V आपके पास, ये इसका पावर का फार्मूला है। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू हमारे पास 0.5 दी हुई है, करंट की वैल्यू ये दी हुई है, और बैटरी का वोल्टेज जो है इसका हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है, तो वोल्टेज की वैल्यू 3 है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3, वो आंसर आ जाएगा 1.5 वाट। अब इसमें ये इसका आंसर जो आया है, रजिस्टर की जो पावर है वो 1.4 आई है, और ये वाला है 1.5। ये जो डिफरेंस आया है इसको हमने तीसरे पार्ट के अंदर जो है उसको हमने एक्सप्लेन भी करना है कि तीसरे पार्ट में जो इसकी बैटरी की हमारे पास अंदरूनी रेजिस्टेंस, कुछ पावर जो होती है वो बैटरी की अंदरूनी रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसको भी रीज़न आप थोड़ा सा लिख देंगे, सम पावर इज लॉस्ट
by the internal resistance by the internal resistance of the battery के बैटरी की वजह से हमारे पास जो होती है वो कुछ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। यानी कि ये जो मामूली सा डिफरेंस आया है ये बैटरी की अंदरूनी रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास आया है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 14.11 वाला जो न्यूमेरिकल था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जितने भी न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपके साथ 14 यूनिट के डिस्कस किए हैं। अब इन न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको कोई भी डियर स्टूडेंट्स कोई मसला आता है या कोई भी इशू होता है तो आप वो मेरा जो चैनल है m.अशरफ मेहर ऑफिशियल उस पे जाएं और उस पे जाके आप उसको कमेंट करें। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है उस चैनल के ऊपर दिया हुआ है। अगर साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कोई भी आपको इशू आता है या कोई मसला आता है तो आप वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो m.अशरफ मेहर ऑफिशियल जो मेरा चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। खुद भी इन वीडियोस को जब भी आपको टाइम मिले तो इनको आप देखें क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। कम से कम 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें आपके साथ आता है। जो कंपल्सरी न्यूमेरिकल होते हैं वो टू तो हमने करने ही करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चनों के अंदर भी इन न्यूमेरिकलों के कुछ 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर भी आपके पास आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इन वीडियोस को ऐसे नहीं समझना, इनको ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करें ताकि आपको कोई ना कोई इसका बेनिफिट हो सके। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।